यस, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यस, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट 45 क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस बेस्ड होंगे आज के जो टॉपिक हैं आपकी, फर्स्ट वन इज बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस। एंड सेकंड वन इज जिसमें हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है। और थर्ड जो होगा जिसके बच्चों में बात करेंगे हाइड्रोजन चैप्टर। ठीक है, हाइड्रोजन। तो ये तीन आज बेसिक टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते हैं बच्चों फटाफट से। क्वेश्चन नंबर वन, वन में है द मास ऑफ वन EMU इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में वन EMU इसने बोल दिया है तो EMU इज अ एटॉमिक मास यूनिट, मतलब किसी भी एटम के मास को रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए बच्चों हम यूज करते हैं डाल्टन, एवोग्राम, EMU और यूनिफाइड मास। तो फोर बेसिक यूनिट्स होती हैं जिसमें अपन बात करते हैं एवोग्राम एंड डाल्टन एंड नेक्स्ट वन इज EMU जो अभी क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट वन इज यूनिफाइड मास। ठीक है, तो वन EMU का जो मास होता है ऑब्वियसली इसको अपन डिफाइन करते हैं, तो ये वही वैल्यू होती है जो मास ऑफ प्रोटॉन्स और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। इसको अपन ने कैलकुलेट भी किया था, ठीक है, क्लास जो अपन ऑफलाइन सेशन भी डिस्कस कर रहे थे, है ना, ऑनलाइन सेशन में भी। तो इसका बिल्कुल एग्जैक्ट ये फैक्ट है आपका, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको ध्यान रखनी है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो ये इसका आपका आंसर होगा 1.67, डायरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम कार्बोनेट विच कंटेन्स 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में जो दे रखा है ना उसको पहले लिख लिया करो। बेरियम कार्बोनेट, यहाँ पे क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम कार्बोनेट के मोल्स पूछे गए हैं। ठीक, व्हिच कंटेन्स 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब इसके पास जो बोला है कि भाई इसके पास बेरियम कार्बोनेट में जो कार्बोनेट वाला जो एनायन है, इस कार्बोनेट आयन के पास कितने मोल्स हैं, 1.5 मोल्स आपको दे रखे हैं। ठीक, यस। तो देखो इसको आप इस तरीके से लिख लो, मैं एक बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। यस, एक साइड लिखो आप बेरियम कार्बोनेट और एक साइड लिखो आप ऑक्सीजन एटम। ठीक है, मतलब आप ये देखो विद इन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होगा यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल इजी ट्रिक है। एक तरफ ऑक्सीजन एटम, एक तरफ आपका बेरियम कार्ब। अब बेरियम कार्बोनेट के मोल्स कितने हैं, यस, ऑब्वियसली क्वेश्चन में तो कुछ दिया नहीं है, बट हमें पता है कि बेरियम कार्बोनेट यहाँ पे जो दे रखा है उसके कितने 1 मोल्स। तो अब ये इस अगर बेरियम कार्बोनेट 1 मोल है तो इसमें ऑक्सीजन एटम कितने आपको दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से देखो। तो ऑक्सीजन एटम में पूछ रहा हूँ, मॉलिक्यूल नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो वो O2 के फेज में होता है। ऑक्सीजन एटम कितने दिख रहे हैं, 3 ऑक्सीजन एटम, 3 ऑक्सीजन एटम, परफेक्ट। तो 1 मोल अगर बेरियम कार्बोनेट है तो उसमें कितना मोल ऑक्सीजन एटम है, 3 मोल ऑक्सीजन एटम। नाउ क्वेश्चन है कि नेक्स्ट, और उसके साथ उसने बोला है कि यहाँ पे आपका जो जो मोल दे रखा है, दिस इज दी 1.5 मोल। आप बात समझो, 1.5 मोल। अब मैं देखो इसको ऐसे भी लिख सकता था कि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम है, तो 3 ऑक्सीजन एटम को अपन बोल सकते हैं 3 मोल। बिकॉज देखो मैंने बेरियम कार्बोनेट को अगर 1 मोल लिया है, उसमें प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है, वो जो ऑक्सीजन के 3 एटम्स जो हैं उनको अपन 3 मोल्स बोल सकते हैं कि भाई एक बेरियम कार्बोनेट में कितने मोल ऑक्सीजन है, 3 मोल ऑक्सीजन। जब क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई 1.5 मोल जो आपके ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, उसमें कितना मोल आपका बेरियम कार्बोनेट होगा। अब देखो रेशियो बन गया, इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 1.5 डिवाइड बाई 3। बाकी अब देखो यहाँ से क्रॉस भी कर सकते थे अपन, इसके इसके साथ, इसका इसके साथ। तो 1.5 इंटू 1 वो तो आपको पता है 1.5 ही रहेगा, 1 का मल्टीप्लीकेशन, और नीचे आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 1.5 डिवाइड बाई 3, और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखो आंसर आ गया 0.5 मोल। 0.5 मोल, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। तो आपने देखा यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बोरॉन हैज 2 स्टेबल आइसोटॉप्स। एक आपको ये दे रखा है बोरॉन, जिसका एटॉमिक मास दे रखा है 10, और इसका नेचर में जो प्रेजेंस है 19%।
ठीक है। एंड और उसके साथ तो दूसरा आइसोटॉप, देखो क्वेश्चन क्या होते हैं, आसान होते हैं, बट हमें क्या होता है कि एक बार पढ़ते हैं दोबारा पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते हैं, पहले डिसाइड कर लेते हैं एक बार पढ़ने के साथ ही कि बेटा ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है, मतलब डिफिकल्ट है, हमसे हो गई नहीं। लेकिन क्वेश्चंस को दो बार तो कम से कम पढ़ो एटलीस्ट, 2 टाइम्स पढ़ने के बाद ही समझ में आता है कि हमें करना है। द एटॉमिक मास दैट शुड अपीयर फॉर बोरॉन इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो क्वेश्चन में दो आइसोटॉप्स दे रखे हैं बोरॉन के, बाकी उसने एटॉमिक मास के बारे में पूछा है। तो बड़ा आसान सा है भाई, जब भी परसेंटेज दे रखे हों तो अपन ने देखो एक बात डिस्कस करी थी, जो हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे एवरेज एटॉमिक मास के बारे में, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी आइसोटॉप्स के बिना तो अपन एवरेज निकालते हैं। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं देखो, तो यहाँ पे बड़ा आसान से दे रखा है, यहाँ पे परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास, तो सीधा कर दो आप 10 × 19, फर्स्ट केस का हो जाएगा, प्लस सेकेंड केस की बात करी जाए, यहाँ पे कितना है 11 एटॉमिक मास इनटू इसका परसेंटेज 81, टोटल नीचे कितना आता है 100। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो 19 × 10 करेंगे तो ये 190 हो जाएगा, प्लस 11 × 81 करेंगे, 11 बन जाए 11 हो जाएगा, ले आपका 1 बचेगा, 11 × 88, और 88 प्लस 1 करेंगे तो आपका 89 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100। हम इसे करते हैं ऐड, तो एडिशन करने पे आपका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा कितना 10.81। तो 10.81 इज द एवरेज, तो 10.8 जो आंसर दिख रहा है वो आंसर सही होगा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, how many liter of oxygen are required at HTP to burn completely 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में है कि आपको क्वेश्चन में जो दे रखा है 39 ग्राम दे रखा है C6H6, बिल्कुल लीजिए। अब वो कह रहा है कि 39 ग्राम जो बेंजीन दे रखा है HTP पे, उसमें कितना लीटर आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट, मतलब कितना लीटर ऑक्सीजन आपका यहाँ पे यूज किया जाएगा अगर 39 ग्राम अगर मैं बेंजीन को पूरी तरीके से बर्न करता हूँ, कंप्लीटली बर्न करता हूँ। तो देखो इसके लिए मैंने बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उस केस में बर्निंग वगैरह से लेके ऑक्सीजन को लेके, तो उस केस में ना रिएक्शन लिख लिया करो, वहां से बातें समझ में आएंगी। तो ये हो गया आपका C6H6 प्लस ऑक्सीजन O2। बैलेंसिंग देखो हमने बहुत बार सीखा है, बड़ा आसान होता है इसका बैलेंसिंग। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करना है तो उसकी बैलेंसिंग बड़ी इजी होती है। कितना होगा आप ध्यान दो, यहाँ पे देखो 6 कार्बन दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर दो CO2 में। नेक्स्ट यहाँ पे देखो अब हाइड्रोजन पे आ जाओ, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना दे रखा है 6, तो यहाँ पे कितने दे 2 हाइड्रोजन है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दें। लास्ट में बचा ऑक्सीजन बैलेंस करना, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 12 ऑक्सीजन, यहाँ कितना हो गया है 3 ऑक्सीजन, 15 हो गया है। तो मुझे 15 ऑक्सीजन चाहिए, 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो अपन 15 डिवाइड बाई 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, बिल्कुल इजी है। 15 डिवाइड बाई 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आपकी हो गई है बैलेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, बैलेंसिंग समझ में आ गया। अब देखो, अब इसके बाद क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो तो बेंजीन का जो एटॉमिक बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना है, यहाँ पे देखो 78 ग्राम, हम लिख लेते हैं। भाई एक मोल ही तो है ना, आप अगर ध्यान दे पाओ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम बात करते हैं, ये 1 मोल है और ऑक्सीजन कितना है 15/2 है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई 78 ग्राम, 78 ग्राम और 1 मोल का एवोगाड्रो नंबर, तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं 6.02 उन सब के मास को अपन एटॉमिक मास में रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर मास के अंदर, तो ग्राम में कर देते हैं, तो 70 ग्राम सीधा हो गया। तो 1 मोल में कितना ग्राम 70 ग्राम। अब 70 ग्राम में कितना ऑक्सीजन यूज हुआ है जल्दी से देखो, 15/2 ऑक्सीजन के आपके क्या हुए हैं मोल्स हुए हैं, तो आप मोल्स लिख लो यहाँ पे, 15/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपका यहाँ पे यूज हुआ है, कितना 70 ग्राम को बर्न करने के लिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ में आना चाहिए क्या पूछा गया, उसने 39 ग्राम की बात करी है ना, तो 70 ग्राम जो आइडियल केस है उसमें कितना हुआ है बोलो जरा, 15/2 मोल, मोल ही पूछ रहा है वो, और उसके बाद आप निकाल सकते हो तो 39 ग्राम के अंदर कितना होगा जो पूछा गया है। तो बड़ा आसान सा है, तो 15 डिवाइड बाई, आप 1 से निकालोगे तो इन रेशियो निकाल देना, देन 15/2 इधर करोगे तो 39 डिवाइड बाई नीचे आपका आ जाएगा 70। बस इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से आपको क्या होगा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका, इससे देखो ये कैंसिल हो जाएगा 39 से, और ये कितना होगा 1, ये 2 टाइम्स होगा, तो 15/2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/4 आ जाएगा मोल, 15/4 मोल आ गया। और अब इसमें क्या है आपको ऑप्शन जो लीटर में निकालना है,
तो कितना करेंगे 15/4 मल्टीप्लाइड बाई 22.4 जो HTP लीटर आपका बॉल किसी भी गैस के लिए रहता है, उसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 यहाँ पे आ जाएगा, देन डेसिमल और ये हो जाएगा 6 समथिंग। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 84 लीटर। तो 84 लीटर इज द राइट आंसर। 84 लीटर कहीं दे रखा है इसमें? नो। क्वेश्चन नंबर 4, यस इट इज एट 84 नाउ दिस, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो आपको क्या दे रखा है। On passing electric current through molten aluminum chloride, 11.2 liter of chlorine is liberated at NTP at anode. The quantity of aluminum deposit at cathode. ये क्वेश्चन देखो मतलब बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसमें हम देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी डिस्कशन करते हैं इसी क्वेश्चन को। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे जो बात है ना वो मोल्स को लेके पूछी है, मोल कॉन्सेप्ट से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मोल्टन एल्यूमिनियम क्लोराइड, मतलब आपका AlCl3। ठीक है, इलेक्ट्रिक यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास कराया गया, जहाँ से मिल गया आपको 11 लीटर ऑफ Cl2। ऑब्वियसली यहाँ जब ये आयोनाइज होगा ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल के जैसे हो गया, तो यहाँ से आपको मिलेगा Al+3 और यहाँ से एक्वस फेज में और मिलेगा 3Cl-1 और Cl जो होगा वो एनोड के ऊपर डिपोजिट होगा Cl2 गैस की फेज में। तो वही Cl2 गैस से बोल रहा है कि 11.2 लीटर लिबरेट हुई है NTP एट एनोड। बहुत सही। द क्वांटिटी ऑफ एल्यूमिनियम डिपोजिटेड कैथोड, तो देखो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट करता हूँ। यस, मोल्स ऑफ क्लोरीन कितना होगा बोलो जरा। आपको क्लोरीन के यहाँ पे वॉल्यूम दिया है ना कि इतना क्लोरीन आपका यहाँ पे लिबरेट हुआ है। तो जब लिबरेट हुआ है तो यहाँ पे हम STP NTP को फॉलो करते हुए इसके मोल सीधे निकाल सकते हैं अगर वॉल्यूम गिवन है। तो 11.2 डिवाइड बाई 22.4, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 0.5 आपको मिल जाएंगे मोल्स क्लोरीन गैस जो लिबरेट हुई है उसके अमाउंट। नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 0.5। अच्छा, जब इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो क्लोरीन में अपन क्या चेक करते हैं, तो ये क्लोरीन में यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्लोरीन जो देखो दोनों सेक्शन को आप समझने की कोशिश करो। जब इक्विवेलेंट निकालते हैं तो यहाँ से उसका हम क्या लेंगे, क्लोरीन का बैलेंस फैक्टर। इसकी ऑब्वियसली एटम्स भी कितने हैं, एक एटम्स के लिए निकाला, यहाँ पे अपन 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं सीधा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1। ठीक है, और लास्ट और आपको ये पता होना चाहिए जब हम इक्विवेलेंट निकालते हैं तो बेस डिवाइड बाई, यहाँ से हम जो बैलेंस फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट है उसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सीधा आंसर था यहाँ पे 1 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कितना आया अभी आपका 1 आ गया। ओके, यस। तो इसके अंदर क्वेश्चन में 5 में अब लास्ट में आपका जो इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट, देखो इक्विवेलेंट निकल कितना आ गया था आपका 1। तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाई, ठीक है, यहाँ से हम इक्विवेलेंट वेट डिफरेंट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पूछा है आपसे क्वांटिटी ऑफ मतलब वेट पूछा गया है, तो इक्विवेलेंट वेट आपने ये निकाला है किसको लेके, क्लोरीन को लेके। ठीक है, बाकी टोटल का भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बिकॉज उसके बैलेंस फैक्टर AlCl3 कितने हो जाएंगे 3 और AlCl3 का आपका मास। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या निकाल पाएंगे सीधा इक्विवेलेंट वेट, तो टोटल आपका W निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका फर्स्ट, ये ऑप्शन भी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 6 में देखो है या फिर इसको ऐसे भी कर सकते, देखो मैं आपको बताऊं क्वेश्चन नंबर 5 को अपन ऐसे भी कर सकते थे कि ग्राम, देखो रिएक्शन क्या होनी चाहिए थी वैसे तो AlCl3 से Cl2, बाकी जो मतलब है नहीं आपको। अब AlCl3 के बारे में कुछ दिया ही नहीं है तो उसके आपको ग्राम निकालने हैं। ठीक है, जब तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए, जिसको इजी ट्रिक बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AlCl3 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट में से ग्राम निकालना है, तो ग्राम कौन सा फॉर्मूला, ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट, ये तो याद ही होगा, डिवाइड बाई इसका यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, वॉल्यूम दे रखा है ना। तो उस वॉल्यूम से अपन इक्विवेलेंट वेट निकाले थे तो Cl2 को लेके वो कितना आया था 1 बस। अब यहाँ से जो ग्राम पूछा गया है, इक्विवेलेंट वेट निकालना बड़ा आसान है। ठीक है, AlCl3 को लेके, तो कैसे, इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई जो आपका बैलेंस फैक्टर आएगा, बस उसको फॉलो करेंगे, ग्राम का आंसर आ जाएगा। तो सीधा ऐसे भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6, 1 mole of AS2S3 is oxidized by HNO3 to H3SO4, oxidation हुआ है NH2SO4, HNO3 is converted into NO, the mole of HNO3 required is। ठीक है,
तो देखो इस क्वेश्चन को भी अपन रिएक्शन लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है पहले तो AS2 तो मतलब यहाँ पे जो आर्सेनिक है वो आपका +3 की स्टेट में है और कितने एटम्स इसके हैं 2। ये कन्वर्ट किस में हुआ है, देखो रिएक्शन अगर फॉलो करेंगे तो ये 2As+5 में कन्वर्ट हुआ है। तो इसका मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया होगा। सेकेंड स्टेप में क्या है कि जो सल्फर वाला सेक्शन है, ठीक है, सल्फर किस में है -2 में, 3 एटम्स में है, तो यहाँ से कन्वर्ट हुआ 3S+6 में। और प्लस SNL कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए हैं, तो 24 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए हैं। ये पूरी की पूरी रिएक्शंस लिख दिया। अपन इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखो आंसर मिल जाएगा आपको। इसको सॉल्व करेंगे तो AH2S3 C2As+5 प्लस आपका होगा 3 सल्फर यहाँ पे +6 प्लस 28 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से नेक्स्ट में इलेक्ट्रॉन्स प्लस नाइट्रोजन पे आपका +5, ये कन्वर्ट हो जाएगा N+2 में, यहाँ करेंगे मल्टीप्लाइड 28 से, दोनों रिएक्शंस आपके बैलेंस हो जाएंगे। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब देखो डायरेक्ट आंसर यहाँ से निकल जाएगा। इसमें क्या समझ में आ रहा है कि 3 मोल ऑफ AS2S3 AS2O3 में अपन 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ना 28 का मल्टीप्लाई पूरा बैलेंसिंग के लिए। ये कुछ भी नहीं है, मैंने क्या किया है कि ऑक्सीडेशन हाफ किया है और रिडक्शन हाफ किया है। यस, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में 7 देखेंगे 3 moles of FeSO4 are oxidized by a mole of KMnO4 in acids medium where 3 moles of FeC2O4 are oxidized by B mole of KMnO4। ये क्वेश्चन सीधा पता चल रहा है ग्राम इक्विवेलेंट से। जिन बच्चों ने मेरे ग्राम इक्विवेलेंट के लेक्चर्स देखे हैं या जिन्हें नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं सर्च करके। तो ग्राम इक्विवेलेंट के बेस पे ये क्वेश्चन है, या तो सीधा आप ऐसे बैलेंस कर लो या फिर आप ऐसा कर लो रिएक्शन लिख लो इसकी कि सपोज यहाँ पे FeSO4 ऑक्सीडाइज किससे हुआ है, KMnO4 के साथ लिखना मैंने सिखाया था। Fe यहाँ +2 की स्टेट में वो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और Mn किस में होगा, Mn चला जाएगा आपका +2 के अंदर। ठीक है, एसटी मीडियम को फॉलो कर रहा है, बड़ा आसान सा है। फिर वो कह रहा है लास्ट में कि 3 मोल ऑफ FeC2O4 आर ऑक्सीडाइज्ड बाय B मोल ऑफ KMnO4 एसटी मीडियम। तो भाई दो रिएक्शन है, पहली रिएक्शन तो ये होगी। अब इसमें देखो इसके 3 मोल्स दे रखे थे तो, और KMnO4 के बारे में कुछ बोला है उसने, A मोल KMnO4 का है। ठीक है, इन एसिड। तो कुछ भी नहीं करना, इन दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट बस देखना है आपको, कोई बैलेंसिंग की जरूरत भी नहीं होती यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट के लिए। तो FeSO4 के कितने हैं 3 मोल्स, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। तो ग्राम इक्विवेलेंट इसके FeSO4 कितने होंगे आपके, मोल्स दे रखा तो मोल्स इनटू बैलेंस फैक्टर 3 इंटू, देखो यहाँ पे कितना आएगा इसका +2 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ +3 चेंज करेंगे तो कितना आएगा 1 का चेंज आएगा। तो 1 इज द बैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू, इसकी अगर बात करेंगे देखो यहाँ पे कितना दे रखा है इसके A, तो देखो A की वैल्यू सीधी निकल के आ जाएगी। ऑब्वियसली इसने क्या है, इसने बोला है कि भाई A मोल, सॉरी A मोल बोलना तो A इंटू इसका बैलेंस फैक्टर भी लेना पड़ेगा। तो Mn का बैलेंस फैक्टर यहाँ पे कितना आएगा, आप ध्यान दो, KMnO4 यहाँ पे कितना होगा +7 की स्टेट में, यहाँ पे Mn क्या है +2, तो इसमें चेंज कितने का 5 का चेंज आया, तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस फैक्टर को अपन यहाँ हटा देते हैं और मल्टीप्लाइड बाई 5 कर देते हैं। ठीक है, तो A इक्वल टू आ गया आपका 3/5, ये E की वैल्यू आई फर्स्ट रिएक्शन में। ठीक है, 3/5। इसी तरीके से हम बात करेंगे सेकंड रिएक्शन को लेकर। तो सेकंड रिएक्शन में क्या दे रखा है कि 3 मोल ऑफ FeC2O4, यस FeC2O4 इसके साथ है कि MnO4। इसमें दो रिएक्शन देखो होने वाली हैं। ये कन्वर्ट किस में होगा, बच्चे यहाँ बहुत बड़ी आसानी से गलती करते हैं। Fe+2 की स्टेट में है तो Fe+2 तो Fe+3 में चला जाएगा। C2O4 दिख रहा है -2, तो ये भी तो CO2 गैस में जाएगा, प्लस
बच्चे Fe+2 को Fe+3 कर देते हैं, बट C2O4 जो ऑक्सीलेट आयन है उसको CO2 में नहीं करते, ऑक्सीलेट भी CO2 में कन्वर्ट होगा। KMnO4 तो आपको पता है वो Mn+2 में ही जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो इसके मोल्स दे रखे हैं, Fe2SO4 के, अब ध्यान दो FeC2O4 के इसके कितने मोल्स हैं, ऑक्सीडाइज बाई 3 मोल्स हैं। तो फिर से वही कि भाई FeC2O4 का ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। इसके मोल्स हैं तो इसका मोल्स इनटू बैलेंस फैक्टर करेंगे और फिर यहाँ पे निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। पर ध्यान देना कि यहाँ पे C2O4 में ना कार्बन डाइऑक्साइड का भी चेंज हुआ है, तो उसके भी बैलेंस फैक्टर्स आपके लिए जाएंगे। बात समझ में आ रही है? यस। तो यहाँ से अपन निकालेंगे, फिर एक रेशियो देखो यहाँ से आ जाएगा बी, और बी आपका जो निकल के आएगा, बी की जो आपकी हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, जो बी निकल के आएगा वो आएगा 9/5। आप इसके बैलेंस फैक्टर सॉल्व करना है 9/5, और अब इसको अपन सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, यस। तो देखो वहां से आया आपका 9/5, और एक केस में जो अपन ए की बात कर रहे थे वो कितना आया था 3/5। ठीक है, ये तो बी की वैल्यू आई और ए की वैल्यू आई थी 3/5। बस इनका रेशियो आपको निकालना, ये पूछा इसने क्या रेशियो बता दो क्या होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक सेकेंड, ये 5 दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, और रेशियो क्या पूछा A/B ना, तो 3/5 मल्टीप्लाई डिवाइड कर मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई कितना 9, 5 से 5 कैंसिल, 3/9 मिलेगा, इसको कैंसिल करेंगे 1/3 आएगा। तो 1/3 इज द फर्स्ट ऑप्शन, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द पेयर ऑफ स्पीसीज हैविंग परसेंटेज। जिन बच्चों ने ग्राम इक्विवेलेंट नहीं देखा है लेक्चर्स को मेरे देख लें, उनको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। ठीक है, यस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर, अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। द पेयर ऑफ स्पीसीज हैविंग सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन, बड़ा आसान सा है। अरे सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन वहां पे होता है जहाँ पे सेम इंपिरिकल फॉर्मूला होता है, ये लॉजिक है, ये इजी ट्रिक है। ठीक है, जहाँ पे सेम इंपिरिकल फॉर्मूला हो, तो सेम इंपिरिकल बार बार चेक करने की जरूरत नहीं, आपका टाइम जाएगा यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन टाइम को बचाना है आपको। ठीक है, तो बाकी न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। तो यहाँ पास एक काम देखो कि जब भी सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन की बात की जाए, सेम एटम्स की बात की जाए, आप सेम इंपिरिकल फॉर्मूला चेक कर लो। तो सेम इंपिरिकल फॉर्मूला तो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, तो देख लो आप आंसर। फर्स्ट वाले केस को देखो तो CH3 कितना कार्बन है, 2 कार्बन, ठीक है, C2 ले लिया। कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, यस, H4 हो गया। कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, H। तो इसको जब सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल है तो ये CH2O हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड वाले का ये अगर देखेंगे तो 6C6H12O6, 6 से कैंसिल करेंगे तो यस ये भी आ रहा है CH2O। फॉलो इनका सेम आ गया, बाकी का भी चेक करके देखेंगे, सब चेक करके देखो बाकी का सेम नहीं आएगा तो इसका ये ऑप्शन इज करेक्ट। सिर्फ इंपिरिकल फॉर्मूला देखो, आपको सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। 9 में है देखो फिर से ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। 0.3 ग्राम ऑफ ऑक्सलेट सॉल्ट was dissolved in 100 ml solution. The solution required 90 ml of N/2 normality, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट की बात की जाएगी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीडेट आयन। तो कुछ भी नहीं करना है यार, आप देखो मिली इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वही आपका मिली इक्विवेलेंट, इधर लिखो KMnO4 का, दूसरे एक साइड भाई KMnO4 की रिएक्शन है ऑक्सीलेट आपके सॉल्ट के साथ, तो इधर आप ऑक्सीलेट सॉल्ट लिखो, ऑक्सीलेट सॉल्ट का इक्विवेलेंट इज इक्वल टू KMnO4 का। अब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे अपन कैसे लिखें, क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, ग्राम दिया है ना, तो बस ग्राम का फॉर्मूला, तो W डिवाइड बाई वेट डिवाइड बाई नीचे इक्विवेलेंट वेट आता है, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाए, तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ दे रखा है नहीं। तो देखो यहाँ से ऑक्सीलेट की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीलेट सॉल्ट, ऑक्सीलेट यस, तो ये आपका हो जाएगा कितना 88 डिवाइड बाई बैलेंस फैक्टर वहां से 2, वो CO2 में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाइड बाई इसे करेंगे अपन थाउजेंड्स इज इक्वल टू। नेक्स्ट KMnO4 की बात करेंगे तो वहां पे आपको सीधा है 90 ml दे रखा है, तो 90 इंटू 1 डिवाइड बाई 20, बस इसको सॉल्व करेंगे सीधा, तो यहाँ से आपका W निकल के आएगा, और W ऑफ ऑक्सीलेट आएगा आपका 0.198 ग्राम। इसका परसेंटेज निकालना है तो डिवाइड बाई 0.3 करेंगे और मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे, जिससे इसका आंसर आएगा 66%। ठीक है, तो मैं देखो रिपीट करता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट ऑक्सीलेट सॉल्ट, बस
उसको फॉलो करना है, यहाँ से डब्ल्यू निकल के सीधा आ जाएगा। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट के 4 ही फॉर्मूले होते हैं। जब वेट गिवन तो वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट, सेकंड आपको नॉर्मेलिटी गिवन तो एन इंटू बी एम एल डिवाइड बाई 1000, एक बैलेंस फैक्टर मोल्स गिवन तो मोल्स इंटू बैलेंस फैक्टर। ठीक है, इनको फॉलो करते हैं, बस इसी पे क्वेश्चन डिपेंड है पूरा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो है, weight of oxygen in Fe2O3 and FeO in the simple ratio for the same amount of iron is। तो इन Fe2O3 की बात करते हैं, इन Fe2O3 कितना है, तो Fe2O3 में अगर मैं यहाँ पे इसके वेट के हिसाब से निकालूं तो ये 1:2:48। भाई 2 आयरन है, बाकी आपके 3 ऑक्सीजन है, 48। FeO की बात करते हैं, इन FeO यहाँ पे कितना होगा, आयरन इसका 56 होता है, बाकी आपका ये 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसका रेशियो निकाल लो। तो क्या करना होता है आपको, देखो पता है, एक जब हम बात करते हैं सिंपलेस्ट रेशियो, तो यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो हमने पढ़े थे, केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास, नेक्स्ट आपका डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे देखो 2 एलिमेंट है, आयरन ऑक्सीजन, मतलब एक बार आयरन के साथ ऑक्सीजन, आयरन ऑक्सीजन कंबाइन किया होगा तो बनाया होगा Fe2O3, फिर से आयरन ऑक्सीजन कंबाइन किया होगा तो बनाया होगा FeO। इनके रेशियो पूछे गए सिंपलेस्ट, मतलब ये कौन सा, जब 2 एलिमेंट के बिना तो कौन सा रूल लगेगा, बोलो जल्दी से। लॉ ऑफ डेफिनेट या मल्टीपल, यस लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और मल्टीपल प्रोपोर्शन, एक होता है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, यस। तो अब यहाँ से 2 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन हुआ, ये कुछ बन गया प्रोडक्ट, तो अब इसका रेशियो निकालना था, तो वहां से आपका आ जाएगा। तो देखो किसी को कांस्टेंट करना होता है, तो फर्स्ट वाले केस Fe2O3 वाले केस में कितना आया था, 1:2:48, और FeO वाले केस में आया था 56:16। अब इन दोनों में से ना किसी एक को रेशियो निकालना, अगर ऑक्सीजन का या फिर निकालना है आयरन का, ऑब्वियसली आयरन का पूछा है तो ऑक्सीजन को आपको कांस्टेंट करना पड़ेगा, किसी को कांस्टेंट करना पड़ेगा, ये बात है। ठीक है, तो मैंने सपोज यहाँ पे क्या किया, अच्छा सेम अमाउंट ऑफ आयरन बोल दिया, तो आयरन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाला तो पहले से था 1:2, तो ये भी 1:2 हो गया, रेशियो ये 32। अब इनका रेशियो निकालो 40 और 32 का, तो 40 और 32 का रेशियो अगर कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 3:2। 3:2 इज द आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, H2 एक्ट एस, H2O की बात करिए। ठीक है, H2O इज एक्ट, तो ये कैसे एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, किस तरीके से। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन जो है वो -2 की स्टेट में है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल जब ये -2 की स्टेट में है, तो आपको पता है ऑक्सीजन फैमिली का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज +6, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज -2। ऑब्वियसली यहाँ पे ये आई थिंक वाटर मॉलिक्यूल नहीं था, यहाँ पे H2O2 होना चाहिए। ठीक है, H2O2, ये थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, H2O2 आना चाहिए। H2O2 की बात करेंगे तो ऑक्सीजन वहाँ पे -1 की स्टेट में है, तो -1 की स्टेट में है, तो ये जो इन बिटवीन आ रहा है, बिकॉज ये -2 और +6 के बीच में आपको देखना पड़ेगा, तो -1, तो जिसकी वजह से इसका जो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, वो क्या हो सकती है, फिर दोनों तरीके से एक्ट करेगा। जब इन बिटवीन आता है तो एक बार ऑक्सीडाइज भी होता है, रिड्यूस भी होता है, तो -2 में भी जाएगा, इसलिए इसका जो सही आंसर आएगा कौन सा आएगा, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग, मतलब बोथ, थर्ड ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, कैलगोन इज एन इंडस्ट्रियल, ये हाइड्रोजन चैप्टर से है। कैलगोन क्या है, कैलगोन का देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसका नाम ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये नाम होता है इसका सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, बड़ा पॉपुलर सा नाम है, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, बस उसी को देखो, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, मतलब थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि HCl इज नेवर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ग्रेनुअल जिंक, मतलब HCl के साथ कभी भी हम जिंक के HCl का यूज कभी भी हम ग्रेनुअल, मतलब होता है पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ जिंक, उसके साथ यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, वो इसमें रीजन है कि ये फ्यूम्स फॉर्मेशन करता है, इट फॉर्म फ्यूम्स ऑफ HCl, HCl की फ्यूम्स को ये प्रोड्यूस करता है, और फिर जो जिंक, जो आपकी जिंक है, वो HCl के साथ मिलकर ZnCl2 बना लेता है, ऑब्वियसली सॉल्ट बना लेगा, जिंक क्लोराइड। अब जिंक क्लोराइड में तो जिंक क्लोराइड क्या करेगा, तो जिंक के ऊपर जिंक क्लोराइड की कोटिंग डेवलप हो जाएगी, और कोटिंग डेवलप होने के बाद रिएक्शन विल स्टॉप, रिएक्शन फर्दर होगी ही नहीं, जिससे H2 गैस यहाँ से बन ही नहीं सकती है। बस मैं बड़ा आसान सा है, तो क्या करना है, देखो HCl के सामने जिंक क्यों नहीं करता है, रीजन आपको बता दिया, बिकॉज ZnCl2 बन जाएगा, ZnCl2 बनते ही
वो आपका जिंक के आसपास इकट्ठा हो जाएगा, तो फर्दर जिंक आपका रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। इसका सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, रीड करते हैं। इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय HCl, नहीं। नेक्स्ट, इट इज इम्प्योर, कंटेन फ्यूम्स ऑफ वोलेटाइल HCl, यस। इट इज हाईली एक्सप्लोसिव, नहीं। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, नहीं। सिंपल सॉल्ट बनाता है, तो इसका कौन सा आंसर होगा आपका 13 का सेकंड ऑप्शन। 14, which of the following operation would cause removal of temporary hardness? तो टेम्पररी हार्डनेस को निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बताओ। ये तो हम कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। जो आपकी सॉल्युबल, देखो इसने बोला है ना कि टेम्पररी, टेम्पररी का मतलब, टेम्पररी हार्डनेस का मतलब है आपका बाइकार्बोनेट से रिलेटेड, ठीक है। बाइकार्बोनेट्स ऑलवेज डिफाइन टेम्पररी हार्डनेस, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो टेम्पररी हार्डनेस को अगर यहाँ से टेम्पररी आपका ये बाइकार्बोनेट जो है टेम्पररी हार्डनेस, अगर आपको ये रिमूव करना है, इसके लिए हम यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिमूव soluble bicarbonate in the form of insoluble CaCO3, तो यहाँ से insoluble CaCO3 को वो रिमूव कर देगा। तो कौन सा आंसर आएगा, ध्यान दो, ये तो पीपीटी में चलेगा CaCO3, तो 14 का आना चाहिए आपका, ध्यान दो। पासिंग CO2 नहीं, SO2 भी नहीं। एडिंग कार्बन अमाउंट ऑफ, यस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज करेक्ट, ये हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन आंसर होगा 14। डायरेक्ट एनसीईआरटी इस क्वेश्चन हेड चैप्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 15 देखो आपसे यहाँ पे बोला गया है कि ओल्ड लेड पेंटिंग रिगेन देयर ओरिजिनल कलर बाय वॉशिंग विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन, इट इज बिकॉज, ये क्यों होता है, मतलब जो लेड पेंटिंग्स होती हैं, ठीक है, तो उनको अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वॉश कर देते हैं तो क्या होता है, बिकॉज ओल्ड पेंटिंग्स क्या होती है, उसमें ब्लैकनिंग आपकी अपीयर होने लगती है, और लेड जो है ना वो कोरोजन करके वो अपने ऊपर एक ब्लैकनिंग या ब्लैक कलर की लेयर जनरेट कर लेता है, ठीक है। क्यों करता है, बिकॉज उसके पीछे रीजन है, जो लेड सल्फाइड है PbS, ठीक है, PbS ये का ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन अगर मैं H2O2 से इसको अगर वॉशअप करूंगा, तो H2O2 जो प्रोड्यूस करता है वाटर मॉलिक्यूल एंड नेसेंट ऑक्सीजन, तो नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके ऊपर जो भी ब्लैक लेयर चाहिए उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा, और रिमूव करने के बाद फिर से क्या करेगा, व्हाइट लेड में इसको, व्हाइट लेड सल्फेट में इसको वापस से कन्वर्ट कर देगा। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, देखते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइज द डाइज, नहीं, डाई वाला तो कुछ है नहीं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिड्यूस द ऑक्साइज कलर, नहीं, कलर के बारे में कुछ नहीं होता है। ऑक्सीडाइज ब्लैक कलर PbS2 PbSO4, यस, PbS जो है ना वेल ब्लैक कलर ये आपका रहता है, सल्फाइड है PbS, इंपॉर्टेंट है, PbS इज ब्लैक कलर, ठीक है, PPT बनाता है। और ये PbSO4 में कन्फ्यूज हुआ है, PbSO4 व्हाइट होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिसॉल्व द ब्लैक एंड लेयर, नहीं, ये भी हो नहीं सकता। तो कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन इसका। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में है, हाइड्रोजन गैस विल नॉट रिड्यूस, हाइड्रोजन किसको रिड्यूस नहीं करेगा, तो हाइड्रोजन के जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, तो इसमें कॉपर तो नीचे आ जाएगा, कॉपर आयरन वाला नीचे, टिन नहीं, एल्यूमिनियम ये ऊपर आएगा, तो इसके साथ नहीं हो, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस कैन नॉट रिड्यूस Al2O3 ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोपॉजिटिव फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऊपर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो उनको रिड्यूस नहीं करेगा। तो आंसर इज 4। अरे जो नीचे वाले होंगे, जो जो नीचे वाले एलिमेंट्स होंगे, उनको ये क्या कर सकता है, हाइड्रोजन गैस इजिली रिड्यूस कर सकता है, ऊपर वालों को रिड्यूस थोड़ी कर, उनको तो ऑक्सीडाइज होते हैं। 17, हाइड्रोजन में बी प्रिपेयर्ड, हाइड्रोजन में बी प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग ए सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा बेस, ठीक है। तो हाइड्रोजन को प्रिपेयर करना है, अगर मैं कास्टिक सोडा के साथ इसको हीट करता हूँ, तो कैसे, किसके साथ कर सकते हैं, मैग्नीशियम दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, तो जो एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं, जिंक, एम्फोटेरिक मेटल्स मतलब जिंक, ये कास्टिक सोडा मतलब NaOH, तो अपन ने देखो रिएक्शन भी पढ़ी है इसके ऊपर। तो कास्टिक सोडा जो NaOH दे रखा है, ऐसे अगर जिंक की रिएक्शन कराएंगे तो फिर वो एक H2 गैस को रिलीज करता है, बाकी सॉल्ट बनाएंगे ये H2 गैस को रिलीज नहीं करते हैं। तो एम्फोटेरिक आपको ध्यान देना है, वो रिड्यूस, वो आपको यहाँ पे H2 गैस को प्रोड्यूस करेगा, ध्यान रहेगा आपको। यस, यस, तो ये आपको समझ में आया, यहाँ से अपन किसका यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में जिंक, ठीक है, एम्फोटेरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, when 50% solution of H2SO4 is electrolyzed by passing a current of high density as low temperature, the main product of electrolysis, बड़ा आसान सा है।
हमेशा बताया आपको इलेक्ट्रोलिसिस वाले केस में, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो H2SO4 है, अगर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा तो पहले तो आयोनाइज होगा एक्वस मीडियम के साथ H+ एक्वस में और HSO4 माइनस के अंदर। और कैथोड पे डिपोजिशन हमेशा कैथोड आपकी कैटाइंस का होता है, एनोड पे डिपोजिशन हमेशा एनाइन का होता है। ये दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए, बड़ा सिंपल सा रिलेशन है। तो कैथोड पे क्या होगा, जब बैलेंसिंग कर लेते हैं तो यहाँ से 2 तो बोल देते हैं कि भाई 2H+ आयन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, तो ये कन्वर्ट होगा आपके H2 गैस के अंदर। मतलब कि कैथोड प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल का उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो कैथोड ध्यान दो, इसमें क्या है, ये H+ आयन है, यहाँ पे H2 गैस है, तो +1 से 0 में गया ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है, ठीक। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, बिल्कुल एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब यहाँ से क्या होगा कि आपके 2 मोल्स, यस, 2 मोल्स ऑफ HSO4-1 ये कन्वर्ट हो जाएंगे H2S2O8 के अंदर, ठीक है। डायमर बना लेगा, बाकी आपको इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, यही जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे नीचे को, नीचे क्या होगा, नीचे तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है, ये तो आपका यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ऊपर की तरफ आपके शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये H2 गैस निकलना चाहिए, नीचे प्रोडक्ट बनना चाहिए, बस देख लो कुछ ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन नहीं, और H2N peroxidized गैस, यही है H2 गैस एंड peroxidized सल्फ्यूरिक एसिड, जो है ना H2H2O8, उसी को बोलते हैं peroxidized सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने बताया भी है, ये नहीं निकलेगा और ये भी नहीं निकलेगा, O2 गैस का तो मतलब ही नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या बोला गया, 19 में है, अंडर व्हाट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन फ्रॉम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन विल बी फेवर्ड मोस्ट। तो कौन सी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए टेम्परेचर प्रेशर की, यहाँ पे एटॉमिक हाइड्रोजन फॉर्म करे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को, तो बताओ। तो इसके लिए देखो रिएक्शन क्या है कि भाई H2 जो गैस है ये कन्वर्ट होना चाहिए 2H के अंदर, अब ये भी गैस की फेज में होंगे, तो इस प्रोसेस के लिए जो डेल्टा H है, भाई यहाँ पे क्या है, H सिंगल बॉन्ड H है ना, तो इसको डिसोसिएट करने के लिए एंथैल्पी हीट देनी पड़ेगी, तो डेल्टा H यहाँ पे कैसा होगा, पॉजिटिव, इंडोथर्मिक, कैसा हो गया, इंडोथर्मिक प्रोसेस आपको देखने को मिल गया। तो ये आपके एलसी प्रिंसिपल की बात कर लो, अकॉर्डिंग टू एलसी प्रिंसिपल द प्रोसेस विल बी फेवर्ड हाई टेम्परेचर, ऑब्वियसली हीट टेम्परेचर मस्ट बी हाई, बट प्रेशर लो होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिंपल से एटम्स, मतलब यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, तो प्रेशर कैसा होना चाहिए, लो, प्रेशर को लो करेंगे तभी कन्वर्ट होगा, लो प्रेशर पे, ठीक है, और हाई टेम्परेचर होना चाहिए, तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, चेक कर लो। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर नहीं, ये भी नहीं होगा, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, an orange colored solution acidified with H2SO4 and treated with a substance X give a blue colored solution of CrO5। इधर रखा है देखो, परक्रोमेट ब्लू, इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है ना CrO5 का, इस तरीके से क्रोमियम इस तरीके से रहता है आपका ऑक्सीजन, और एक कनेक्ट होता है डबल बॉन्ड, तो पोटेशियम ये जो है CrO5 परक्रोमेट ब्लू बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है इसका, तो क्या होगा, ऑरेंज कलर सॉल्यूशन एसिडिफाइड हो रहा है H2SO4 के साथ और X बन रहा है और वहां से मिल रहा है ये प्रोडक्ट, तो क्या है ऑरेंज कलर मतलब कौन सा बोलो, CrO5 कहाँ से, ऑरेंज कलर का तो मैंने बताया था K2Cl2O7, K2Cl2O7 के साथ 100% H2SO4 की रिएक्शन हुई होगी, और जहां से आपको देखने को मिला होगा CrO5, बस ऑक्सीडाइज हुआ है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा वो देख लो, द सब्सटेंस X, X क्या होना चाहिए, एसिडिफाइड मतलब हम एसिड का यूज कर रहे हैं, और क्या है, ट्रीटेड विद सब्सटेंस X, और X का यूज किया गया है, ठीक है, CrO5 बन गया है, तो X का अगर यूज करेंगे तो फिर वहां पे आपका क्या हो रहा है, ब्लू कलर सॉल्यूशन मिल रहा है, तो ये H2O2 के साथ रिएक्शन परफॉर्म हुई, H2O2 के साथ रिएक्शन परफॉर्म हुई होगी, H2O2 पेरोक्साइड के साथ K2Cl2O7, तो वही K2Cl2O7 नहीं दिया है कहीं भी, बस H2O2 दिया है, तो ये तो हो ही नहीं सकती, H2O2 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, ऑर्थो ने पैरा हाइड्रोजन डिफर, तो डिफर किस में होते हैं, नेचर ऑफ स्पिन ऑफ प्रोटॉन्स, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट, नेचर ऑफ स्पिन ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स का जो स्पिन है उस पे नेचर पे डिपेंड करता है, तो उसका कौन सा आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर्स बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इन बिटवीन ऑक्सीडेशन पर चेक कर लो, जिसका इन बिटवीन आएगा मैक्सिमम मिनिमम के बीच में वही एक्ट करेगा दोनों तरीके से, मैं ठीक है, यस, HNO3 HNO2 की बात कर लो, HNO2 देखो सेकंड ऑप्शन में,
उसका कितना आता है +3 ऑक्सीडेशन नंबर, आप निकाल लोगे बिल्कुल आराम से। तो वो मैक्सिमम मिनिमम के बीच में है क्या? यस। तो ये होता है HNO3, तो आपको पता हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये कैसे करेगा, रिडक्शन सपोर्ट करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा सिर्फ ये। यहाँ पे -1 होगा आयोडीन, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपका यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। यस। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में है द इक्विवेलेंट बीट ऑफ N2 इन द चेंज। इस रिएक्शन में आपको देखना है कि इक्विवेलेंट बीट कितना होगा। तो N2 को अमोनिया में लिखे गया है, ठीक है, वो भी 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो नाउ क्वेश्चन इज दिस कि यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ से यूज हुए होंगे। तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो कैसे, कि भाई N2 अगर बात करी जाए तो 2 इंटू 0, तो यहाँ पे कितना आएगा 0 ऑक्सीडेशन नंबर फॉर द N2 गैस। बट फॉर द अमोनिया गैस क्या होगा, तो यहाँ से x+3 इंटू हाइड्रोजन के लिए 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, -3 निकल के आएगा फॉर द नाइट्रोजन, ठीक है। तो कितने आपको देखे नाइट्रोजन, यहाँ पे देखो 2, 2 मतलब यहाँ से आपको दिक्कत हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल गए। इसका मतलब ये है कि 0 से ये -3 में गया, रिडक्शन हुआ, रिडक्शन होने के इलेक्ट्रॉन्स को लिया होगा N2 ने, तो N2 ने 6 इलेक्ट्रॉन्स को लिया होगा, कन्वर्ट हुआ होगा 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। बिल्कुल समझो आप ध्यान से, कन्वर्ट हो गया, आपको बैलेंस फैक्टर पता चल गया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से रिडक्शन जब प्रोसेस हुआ है तो उसमें आपका N2 का एटॉमिक मास यहाँ से मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो वो 28, ध्यान दो 28 ग्राम अपन लिख सकते हैं। तो मतलब 28 ग्राम ऑफ N2 रिक्वायर्ड 6 इलेक्ट्रॉन, 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय बैलेंस फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा इसका, 28 N2 का डिवाइड बाय बैलेंस फैक्टर इज 6, 28 डिवाइड बाय 6 इज राइट आंसर। तो आप देख लो ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम आते हैं। 24 में है कि m इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ FeC2O4 देन इट्स इक्विवेलेंट वेट। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ पे FeC2O4 में ये क्वेश्चन बताया था मैंने, तो आयरन यहाँ पे क्या होगा, +2 के स्टेट में होगा, यहाँ पे आयरन क्या है, +3 के स्टेट में है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ कार्बन कितना है, +4 के स्टेट में है, यहाँ कार्बन कितना आएगा, C2O4 -2 है, तो निकालो आप, 2 इंटू एक्स फॉर कार्बन, 4 इंटू -2 फॉर ऑक्सीजन इज इक्वल टू होल चार्जेस -2, C2O4 -2 की बात करते हैं। जब -8 होगा तो उधर जाएगा कितना होगा, +8, तो 6 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो यहाँ भी चेंज हुआ है भाई, आपका 3 से 4 मतलब 1 का चेंज हुआ है, बट कार्बन कितने हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इज द बैलेंस फैक्टर। ओवरऑल अगर हम बैलेंस फैक्टर की बात करेंगे तो 2 इसका चेंज, 1 उसका चेंज हुआ है, +2 से +3 में, तो 2 + 1 मतलब 3 का चेंज, बैलेंस फैक्टर ओवरऑल कितना हुआ, रिएक्शन का 3 हुआ है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बैलेंस फैक्टर इज द आंसर, 3 इज द बैलेंस फैक्टर। तो आप देखो इसमें 24 का m/3 इज राइट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2SO8 कितना होगा। तो ऐसे कंपाउंड में यहाँ पे सेंट्रल एटम आपके 2 या 2 से अधिक हो जाए तो प्लीज ड्रॉ द स्ट्रक्चर। तो सल्फर डबल बॉन्ड हो, बहुत इजी सा होता है, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डबल बॉन्ड हो, 2 OH हो तो एक OH इधर, एक OH इधर, बस। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लो इसको, चाहे यहाँ डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल लो, यहाँ से ये +1 होगा हाइड्रोजन, तो ये कितना होगा, -1, इसका उल्टा इस पे कितना आएगा, +1, इसको लिखते चलो साइड में, ये -2 होगा, -2 होगा, तो इसका +2 यहाँ -1 होगा, परऑक्सी लिंकेज है तो इसका उल्टा इधर +1, इधर सबको ऐड कर दो, तो C+6 इज द आंसर। तो कितना आंसर है, +6, दोनों साइड में +6 ही आएगा, +6 द आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। 26, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सिलेट आयन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहाँ बैलेंसिंग की बात, तो आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए फिर, ठीक है। तो बैलेंसिंग में आप एक साइड हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन कर लो, MnO4-, ठीक है, ये H+ साइन यहाँ पे यूज कर लो आप रिएक्शन में, कन्वर्ट किस में हुआ है, Mn+2 के अंदर, और प्लस आपका यहाँ से निकला है वाटर मॉलिक्यूल्स। ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ से बैलेंस कर लो आप, यहाँ कितना ऑक्सीडेशन नंबर आया, यहाँ पे आएगा आपका +7, यहाँ पे कितना आया आपका +2, 5 का चेंज हुआ है, ठीक है। तो 5 का मतलब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स आपके ऐड किए जाएंगे, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके ऐड कर दी रिएक्शन आपकी, उसको हम बैलेंस भी करेंगे, तो यहाँ से कितने हाइड्रोजन आ गए वो भी देखो, हाइड्रोजन चलो अभी बैलेंस करते हैं यहाँ से, है ना, नीचे नेक्स्ट सेक्शन लिखते हैं, सेकेंड C2O4-2 से कन्वर्ट हुआ है 2 मोल ऑफ CO2 में, और प्लस यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो आप निकाल दो, बैलेंस इसके
भाई एक डिफरेंस तो एक का आया था ना, अगर आपने निकाला था +3 +4 आया था, एक का डिफरेंस तो 2 एटम्स हैं तो 2 का डिफरेंस हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ये निकलेंगे। तो अब जरा इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, जो इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं ना उन्हीं का मल्टीप्लाई क्रॉस में करते हैं, बाकी इसको सिंप्लीफाई कर लो तो मिलेगा 2MnO4 माइनस प्लस 5 मोल ऑफ C2O4 माइनस 2 प्लस 16 इलेक्ट्रॉन, और ये कन्वर्ट हुए हैं किसमें, 2 मोल ऑफ Mn+2 के अंदर प्लस 10 कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर प्लस 8 वाटर मॉलिक्यूल्स में। तो कॉफिशिएंट ऑक्सीडेट आयन जो है उसका कितना आएगा, आंसर विल बी 5। तो 5 को टिक करना है, बैलेंसिंग आप लेक्चर देख लो मेरे, समझ में आ जाएगा। 5 इज द आंसर, डी ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 27, ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन ओनली वन इज द redox रिएक्शन। redox रिएक्शन चेक कर लो आप डायरेक्ट, तो इसमें आंसर आना चाहिए आपका डी। आप चेक कर लेना कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन, दोनों प्रोसेस होने चाहिए। डी ऑप्शन इज करेक्ट, आसान क्वेश्चन था वो। क्वेश्चन नंबर 28, 2 मोल ऑफ FeSO4 ऑक्सीडाइज बाई x मोल ऑफ KMnO4, 2 मोल्स ऑफ S। अभी ऐसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन अपन ने अभी किया था, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 निकालना पहले स्टेप में। दूसरी स्टेप में ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeTC2O4। फिर वहां से आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, रेशियो निकालना। तो इसका आंसर आता है आपका यहाँ से 28 की बात कर रहे हैं तो इसका 1:3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, NO3 minus 1 ion are converted to NH4, the equivalent mass of NO3 and NH4। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन हुआ होगा जहां से N+5 से कन्वर्ट हुआ होगा N-3 में, यही है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ NO3 - 1 मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 62 डिवाइड बाई 8 इज द बैलेंस फैक्टर। और सेकंड आपका जो अमोनियम आयन होगा उसका भी वही है, ठीक है। वो हो जाएगा आपका, देखो ये लिखा है N+5, ये वाली ये वैल्यू लिखी है, ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाई नीचे आपका 8, अमोनियम का 18। तो बस इसका आप रेशियो निकालोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आज के सेशन बच्चों अपन इतने लेक्चर इतने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग बाकी बच्चों जो क्वेश्चन हैं अराउंड 16 क्वेश्चन वो अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।